देखिए स्वागत है आपका इस आज के करंट अफेयर्स के सेशन में 17 अप्रैल के GS3 के न्यूज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से न्यूज हैं। 4 न्यूज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी जो रिसेंट बैठक है उसमें क्या फैसले लिए गए। उसके बाद आरबीआई की प्रोग्रेसिव पॉलिसी, आरबीआई ने कुछ पॉलिसी चेंजेस किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दोनों आर्टिकल आरबीआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन को लेकर एक रिपोर्ट आया है जिसने बताया है कि ब्रह्मपुत्र वैली में बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अब हमारा ये सिकाडा एक प्रकार का इंसेक्ट है, उसका इमरजेंस देखा गया आपका यूएसए में। तो ये इमरजेंस क्यों होता है और सिकाडा इंसेक्ट का लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे चौथे न्यूज में। तो ये 4 न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहला जो आर्टिकल है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बैठती है और उसमें कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आपका अनचेंज रहेंगे। तो रेपो पहले भी 6.5% था, अभी भी रेपो रेट आपका 6.5% ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको समझना है आपका मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली 2016 में आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया। कहा कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी जो डिसाइड करेगी कि हमारे कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो बेसिक एम क्या है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो एम है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2% के आसपास रहेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी कितना इन्फ्लेशन है देखिए, नवंबर में इन्फ्लेशन मेजर किया गया तो 5.55% का देखा गया। दिसंबर में देखिए थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है आपका 5.69%। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो 3.8% है। अभी सवाल आपका उठेगा कि भाई देखिए नॉर्मल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए कोर इन्फ्लेशन में जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हो गए जिनका जो मार्केट प्राइस है बहुत तेजी से बदलता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स। तो उनको अगर हटा दिया जाए तो बाकी फूड आइटम्स का अगर हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं, मतलब बाकी प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, जो कि 3.8% के आसपास है आपका दिसंबर में। ठीक है, तो जनवरी से मार्च के क्वार्टर में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5% रहने वाला है इन्फ्लेशन, और आपका आगे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो करीबन 4.5% रहेगा। ये बेसिकली अनुमानित है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ कमियां बताते हैं कि देखिए ये हमारा सप्लाई साइड को नहीं देखता, एक होता है डिमांड साइड। डिमांड साइड मतलब लोगों के हाथ में अगर ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो पैसे को कम करना है लोगों के हाथ से, तो ये तो डिमांड है ना। सप्लाई, लेकिन अगर मान लेते हैं कि भाई जो आइटम आप खरीदेंगे उनका ही प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब डिमांड साइड, जैसे फॉर एग्जांपल आलू खरीदने जा रहे हैं, तो आलू आपके पास कम पैसा रहेगा तो आलू आप ज्यादा उसका डिमांड, उसका एक्चुअली आपके पास पैसा हाथ में नहीं होगा तो आप कम खरीदेंगे ना, कम खरीदेंगे तो प्राइस कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अचानक से अगर मार्केट में आलू की सप्लाई आपकी कम हो जाए तो उसका तो मॉनेटरी पॉलिसी का बढ़ा के या घटा के कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। तो सप्लाई साइड के जो शॉक्स हैं उससे आपका प्रोटेक्शन नहीं कर दे पाता आपका मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो पॉलिसी चेंज करने पर आपका जो एक्सचेंज रेट में काफी वॉलेटिलिटी आ जाती है, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको काफी दिक्कत होती है। पॉपुलर नहीं है, पॉपुलेशन है। ठीक है, वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है, जो गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन। और दूसरी बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपर इफेक्ट होगा तब जब प्रॉपर डेटा अवेलेबिलिटी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल टाइमली एक्यूरेट डेटा हमको पता होना चाहिए ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तब हम लोग प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि भाई रेपो रेट का क्या, रेपो रेट और जो भी बैंक रेट्स वगैरह है उनको कितना % रखना है। तो ये डेटा अवेलेबिलिटी कभी कभी दिक्कत हो जाती है इंडिया जैसे बड़े कंट्री में। ठीक है, तो ये बात होगी, हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आरबीआई के द्वारा कुछ अच्छी पॉलिसीज जो आ रही हैं, जो वो उनके द्वारा लाया जा रहा है, उन पे एक चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आरबीआई ने कहा कि देखिए एक सीडीएम मशीन होती है जिसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उस मशीन के थ्रू अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अभी आरबीआई ने कहा कि यूपीआई का इस्तेमाल करके भी हम लोग कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल करके आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे इन दी सीडीएम। जो कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं उनमें जाके आप इस तरीके से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉलिसी चेंज है वो दैट इज ऑन पीपीआई। देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप पहले से पे कर दीजिए, जैसे कोई कार्ड है उसमें आपने पेमेंट कर दिया, उस कार्ड के थ्रू आप बाकी सब पेमेंट कर पा रहे हैं। तो इसको करने के लिए आपका जो पीपीआई जो इशू करेगा उसका एक एप्लीकेशन होगा जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। तो लेकिन आरबीआई भी कह रही है कि देखिए यूपीआई जो पेमेंट्स हैं
जो कि आपके थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन वगैरह जो होते हैं जिससे हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी हम लोग देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें पीपीआई इशूअर के ऐप के अलावा भी ये सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पेमेंट थ्रू आपका यूपीआई, किसमें, आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। आई होप बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका जो पॉलिसी चेंज है वो है आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो आईएफएससी के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की छूट दे दिया गया है। करेंटली ऐसा था कि देखिए आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो कि सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वही केवल इन्वेस्ट कर सकते थे आपके ग्रीन बॉन्ड्स में। लेकिन अभी एसबीआई ने ये पॉलिसी चेंज किया है कि देखिए जो आपका आईएफएससी से जो के अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर चौथा चेंज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मोबाइल ऐप को लेके। देखिए एक आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम था। रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसके लिए, ताकि आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकें। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। ठीक है, अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो ये हमारा चौथा चेंज हमने पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सीबीओसी। अभी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की बात हो रही है। ठीक है, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएगा, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो ये जो आपका डिजिटल करेंसी है, मतलब जिस तरीके से बिटकॉइन वगैरह है ना डिजिटल करेंसी, इसलिए इंडिया का एक आपका डिजिटल करेंसी लाने की बात हुई जिसका नाम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है थ्रू नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। तो नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स हैं, उनके मदद से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। खैर बैंकिंग जो ऑपरेटर्स है वो तो करेंगे ही, नॉन बैंकिंग पेमेंट ऑपरेटर सिस्टम भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को कहा गया है कि वो डील कर सकता है इन परमिसिबल रूपी इंटरेस्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो देखिए आपके रूपी इंटरेस्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, उसके लिए रूल्स भी बनाया 2019 में। आपका रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आरबीआई डायरेक्शंस ऑफ 2019। ठीक है, ये आप हमारे कुछ डायरेक्शन दिए गए आरबीआई के द्वारा ऑन रूपी इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स। तो रूपी इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को डील करने की अनुमति दे दी गई है कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपका है तो आप इसको में डील कर सकते हैं। देखिए इसके सारे डिटेल्स में नहीं जाते हैं, आपको अगर पता करना हो तो थोड़ा आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका एलसीआर फ्रेमवर्क। एलसीआर फ्रेमवर्क कुछ दिन पहले हमने न्यूज पढ़ा था। तो एलसीआर फ्रेमवर्क क्या है कि आपके पास बैंक के पास आपका कुछ HQLA होना चाहिए। क्या होता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। ठीक है, गोल्ड हो सकता है, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो 30 दिन को कवर करने के लिए, 30 दिन में आप जितना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उसको कवर करने के लिए आपका इतने तो लिक्विड एसेट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब 30 दिन में आप पैसा जितना जा रहा है ना बैंक से, कहाँ जाएगा बैंक से, जो लोन दिया जा रहा है। ठीक है, तो 30 दिन में जितना पैसा आप बैंक दे रही है उतने का कम से कम आपका लिक्विड एसेट्स होना चाहिए 30 दिन कवर करने के लिए। ये है आपका एलसीआर फ्रेमवर्क। इसको रिव्यू करने की बात की गई है। एलसीआर मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ठीक है, इसको दोबारा रिव्यू करने की बात कही गई है। तो ये बात हो गई हमारे आरबीआई से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सॉइल इरोजन या एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो देखिए अभी सॉइल इरोजन के ऊपर एक स्टडी की गई है जिसका नाम है जियो स्पेशियल मॉडलिंग एंड मैपिंग ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। एक ऐसा स्टडी आया, इस स्टडी ने बताया कि देखो इंडिया में 30% जो सॉइल है उसमें आपका माइनर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है और 3% ऐसे हैं जहां पे कैटास्ट्रोफिक सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। कहां? तो पहले बताया इन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली में। ब्रह्मपुत्र वैली में कहा है कि 31% ऑफ सरफेस सॉइल तो ऑलरेडी लूज हो चुका है, करीबन 300 किलोमीटर क्यूब क्या होता है, नहीं किलोमीटर क्यूब होगा ना, आपका वॉल्यूम है। ठीक है, 300 किलोमीटर क्यूब वॉल्यूम आपका लूज हो चुका है। ठीक है, 35% ऑफ द सरफेस सॉइल लूज कर चुका है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, उसके बाद लोअर पॉकेट्स ऑफ हिमालय के जो लोअर पॉकेट्स हैं, और इसके अलावा उड़ीसा, तो उड़ीसा थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उड़ीसा स्टेट भी इसके अंदर आता है जहां पे आपका कैटास्ट्रॉफिक सॉइल इरोजन देखने को मिला। तो सॉइल इरोजन के बारे में इतनी चर्चा करने की जरूरत क्या है? देखिए टॉप सॉइल होता है ना, सॉइल लेयर का सबसे टॉप मोस्ट सॉइल होता है, वहां सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है। तो जब उसका इरोजन होता है तो आपका ये ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि साथ में मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स भी चले गए। तो हमारा जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी कम हो गया। तो अगर हम इसमें एग्रीकल्चर करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे तो ईल्ड जो मिलेगा वो काफी कम मिलेगा। तो ये काफी दिक्कत की बात है। और इस स्टडी में देखिए सॉइल इरोजन को 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे कम इरोजन मतलब माइनर इरोजन, सबसे ज्यादा मतलब कैटास्ट्रॉफिक इरोजन, जो कि बोला गया है अगर आपका 100 टन आपका सॉइल इरोजन हो रहा है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर ईयर, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे भाई सॉइल इरोजन आपका कैटास्ट्रॉफिक है। ठीक है,
तो अभी देखिए FAO ने कहा है कि करीबन 1000 साल लगते हैं आपके टॉप 6 मीटर के डेप्थ में, जो टॉप सॉइल 6 मीटर के ना 6 सेंटीमीटर डेप्थ का टॉप सॉइल बनाने में 1000 साल लग जाते हैं, ऐसा FAO के द्वारा कहा गया है। तो आपको समझ में आया है कि सॉइल जो है हमारा टॉप सॉइल कितना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो ली गई हैं सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले NMSA, दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और इसमें देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड्स भी दिया जा रहा है फार्मर्स को। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनल मिशन NMSA। फिर देखिए PKVY, दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना, ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। फिर बात करेंगे हम लोग नीम कोटिंग ऑफ यूरिया को, यूरिया की। देखिए यूरिया जो है ज्यादा मात्रा में अगर यूरिया हम सॉइल में डाल दें तो सॉइल को काफी हानि पहुंचती है। तो अगर नीम की कोटिंग कर दी जाए यूरिया में तो जो यूरिया है वो धीरे धीरे रिलीज करेगा सॉइल में, तो काफी समय तक थोड़ा सा यूरिया डाल के काफी समय तक हम इसका यूज कर सकते हैं और एक्सेस यूरिया का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो यह नीम कोटिंग ऑफ यूरिया भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फिर बात करें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में आपके दूसरे न्यूट्रिएंट्स किसके अलावा, नाइट्रोजन के अलावा, यूरिया से मिलता है नाइट्रोजन। तो ये जो यूरिया तो बहुत काफी डिमांड में रहता है, काफी यूज करते हैं फार्मर्स, लेकिन यूरिया के अलावा अगर आप न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी दे रही है, तो ताकि और दूसरे जो फर्टिलाइजर्स यूरिया के अलावा उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अच्छा आप कुछ मेजर्स देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ जाने की आवश्यकता कम होनी चाहिए। बायोचार एक प्रकार का बायो चारकोल है, ठीक है ना, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है आपका, इनका इस्तेमाल करिए। साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम इस्तेमाल करिए। ठीक है, उसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, AI का इस्तेमाल हम लोग फार्मिंग में कर सकते हैं, जैसे इसे कहते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर। सेंसर्स, AI, ड्रोन्स, इन सब का इस्तेमाल करके जब हम लोग आपका देखिए सेंसर्स लगा देते हैं हम लोग, तो जो सॉइल हेल्थ आपका पैरामीटर्स को चेक करता है, जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, मॉइस्चर कितना है, उसके हिसाब से किस प्रकार की खेती करनी है, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, किस प्रकार से फर्टिलाइजर्स यूज करना है, क्या करना है, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसे कहते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी ऊपर से देखिए फोटोग्राफ ले रहा है आपका फार्म का, और उस हाई डेफिनेशन फोटो से ये सारी चीजें पता लगा रहे हैं, साथ में सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिशन एग्रीकल्चर। तो ये एक अच्छी बात है, अगर हम लोग करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, आपको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना, जैसे नो टिल फार्मिंग, जो टिलिंग करते हैं ना, जैसे आपकी खेती है, ठीक है, उसकी प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग करने की वजह से उसका जो टॉप सॉइल है वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो नो टिल फार्मिंग का प्रयोग अगर करें और कंपोस्टिंग का प्रयोग करें, कवर क्रॉपिंग, मतलब जो आपके क्रॉप्स हैं उसके आसपास जो सॉइल है, सॉइल को कवर करके रखें आप लोग, ताकि मॉइस्चर उससे ना उड़ जाए। ठीक है, मॉइस्चर को अपने अंदर रख सके। तो ये सब जब हम करेंगे, इससे कहते हैं हम लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस प्रकार के प्रैक्टिसेस का अगर हम करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में फायदा मिलेगा। ठीक है, बेसिकली सॉइल इरोजन वगैरह और सॉइल का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, ईल्ड ज्यादा होगी, और केमिकल्स नहीं रहेगा तो आपके हेल्थ को कम नुकसान पहुंचेगा। आप जो भी आपके फ्रूट मटेरियल्स वगैरह, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप खाते हैं उसमें केमिकल चला जाता है, अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो ऑब्वियसली आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है आपके हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया होते हैं। तो सॉइल का हेल्थ ध्यान में रखकर अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो सबके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आखिरी आज का जो टॉपिक है, दैट इज सिकाडा इमरजेंस। तो व्हाट इज सिकाडा? सिकाडा, ये देखिए इंसेक्ट देख रहे हैं ना, ये इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट की कुछ खास बात है, देखिए ये इंसेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरग्राउंड रहती है, जमीन के नीचे रहती है। ठीक है, इनका पूरा लाइफस्टाइल, जो लाइफ साइकिल है, या तो आपका 17 साल का होता है या तो 13 साल का होता है। तो दो प्रकार के ब्रूड होते हैं। ब्रूड का मतलब होते हैं इन इंसेक्ट के जो ग्रुप्स हैं उनको बोलते हैं ब्रूड। तो दो सिकाडा ब्रूड्स हम देख सकते हैं, एक है सिकाडा 13 मतलब, और एक है सिकाडा आपका ब्रूड 13 और ब्रूड 19। तो ये जो सिकाडा का ब्रूड है, ये उनकी लाइफ साइकिल है 17 साल की, और जो ब्रूड आपके 19 है उनकी एज है 13 साल की। ठीक है, अब ये लोग करते क्या है समझेंगे। इनका काम ये होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम या तो 13 साल या तो 17 साल तो सरफेस के नीचे रहते हैं, अंडरग्राउंड फीडिंग, और ट्रीज के जो रूट्स हैं वहां से अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो सोक करते हैं। और 17 साल जब उनका मतलब लाइफ खत्म होने वाला होता है, तब ये जमीन के ऊपर आते हैं। जमीन के ऊपर ये लोग करते हैं मेटिंग करते हैं, जिससे
ये लोग अंडा देते हैं, ठीक है, और अंडा देते ही ये लोग मर जाते हैं, और इन अंडों से आपका नया जनरेशन आता है, न्यू जनरेशन, ठीक है। तो ये जब बाहर आते हैं, सरफेस के बाहर आते हैं मेटिंग करने के लिए, तो इनका मेटिंग साउंड होता है। तो वहां पे देखेंगे आप, जहां भी ये इंसेक्ट देखेंगे वहां काफी ज्यादा शोर मच रहा होगा, करीबन 100 डेसिबल के आसपास का शोर मचता है। तो ये हमको समझ में आया कि देखिए सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, 13 साल या 17 साल जैसा भी है, और सरफेस के बाहर आते हैं ये मेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो अभी ऐसा सीन चल रहा है कि ये दो डिफरेंट आपके सिकाडा के ब्रूड्स हैं, जिनका लाइफ साइकिल 17 साल है या 13 साल है, वो एक साथ इमर्ज कर रहे हैं, एक साथ आपका इमर्ज कर रहे हैं। कहां पे? इन पार्ट्स ऑफ यूएसए। तो जो भी इंसेक्ट्स लवर है उनके लिए तो काफी अच्छी बात है, वो लोग जाके इस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, ठीक है, यूएसए जाकर। तो देखिए इलिनॉय एक नाम की जगह है जहां पे ये दोनों मतलब अलग अलग पार्ट्स है ना, कुछ पार्ट ऐसा, कुछ पार्ट आपका ब्रूड 13, कुछ पार्ट ब्रूड 19। तो इन दोनों का जो आपका ओवरलैपिंग पार्ट है, यहाँ पे 13 भी मिल रहा है, 19 भी मिल रहा है, वो है यूएसए का इलिनॉय जो स्टेट है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो देखिए इंसेक्ट इमर्ज फ्रॉम द ग्राउंड, करीबन 10 ऑफ बिलियंस ऐसे इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिकाडा आपको इस तरीके से दिखाता। अच्छा, ये जो दोनों ब्रूड साथ में इस तरीके से इमर्ज कर रहे हैं, ये आखिरी बार 1803 को देखने को मिला था। 1803 के बाद 2024 में देखने को मिलेगा, और फिर आपको करीबन 200 साल का इंतजार करना पड़ेगा दोबारा। तो हमारे लाइफ टाइम में दोबारा ये जो इमरजेंस है इंसेक्ट्स का, ये हम देख नहीं सकते। मतलब दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, 17 साल के बाद ये भी आएगा, फिर 13 साल के बाद फिर ये आएगा, लेकिन दोनों इस तरीके से साथ जो इमर्ज हो रहे हैं, ये आपका करीबन 200 साल के बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये एक काफी बड़ा फेनोमेना है जो लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं यूएसए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे आज के 4 न्यूज हम लोग समाप्त करते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग अब कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।